यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से रह रहा राह मनमानी है। आज मैं पहले वाली कविता आज क्यों गुनगुना रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, कारण है। और रीज़न भी आपको साक्षात दिख रहा होगा बोर्ड पर। प्रयोजनवाद लिखा हुआ है, प्रैग्मेटिज्म लिखा हुआ है। प्रयोजन की अगर हम बात करें तो प्रयोजन शब्द एक संस्कृत में उक्ति है, याद आ रहा है कि प्रयोजन मनोद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मैं लिख देता हूँ ये क्योंकि इससे संबंधित है। प्रयोजन मनोद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं संस्कृत क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ। तो संस्कृत भैया पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इसी से संबंधित ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने लिख लिया है। तो आप देख रहे हैं कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी इस दुनिया के अंदर, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी चाहे मनुष्य हो, जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया के अंदर, वो बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसके पीछे कुछ न कुछ उसका उद्देश्य जरूर छिपा हुआ रहता है, भले ही वो बताए या फिर ना बताए। चाहे वो उपकारिता की भावना हो, चाहे वो परोपकारिता की भावना हो, चाहे वो स्वार्थ का दृष्टिकोण हो, चाहे वो अर्थोपार्जन का दृष्टिकोण हो, या फिर कुछ अन्य दृष्टिकोण हो, मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य है, इसीलिए वो काम कर रहा है। आज अगर मैं भी प्रयोजन बस आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य है कि आप सभी को एक उच्च शिक्षा में एक आधारशिला को तैयार करना, मेरा ये उद्देश्य है। और मैं इसमें सफल होऊंगा, ये मेरा उद्देश्य है। अब लक्ष्य में हम अब कितना हासिल कर पाते हैं उस लक्ष्य को, ये दूसरी बात हो गई, लेकिन उद्देश्य यही है कि हम आप सभी तक पहुंच पा रहे हैं या पहुंच सकें। तो मंदोपि न प्रवर्तते, कोई भी मंद व्यक्ति भी बिना किसी उद्देश्य के कोई कभी काम नहीं करता है। अगर हम बात करें प्रयोजनवाद की, तो प्रयोजनवाद को सीपी पियर्स एक नाम है। क्या है? सीपी पियर्स ने इसका बीजारोपण किया। मैंने आपको पढ़ाया था आदर्शवाद में मैंने आपको यह भी बताया था, सुकरात ने क्या किया था, जो आइडियलिज्म था, आदर्शवाद था, उसका बीजारोपण किया था। तो बीजारोपण किया था, उसी प्रकार से सीपी पियर्स क्या कर रहे हैं, इस प्रयोजनवाद का बीजारोपण कर रहे हैं। और बीजारोपण करने के पश्चात एक और नाम आता है, वो है बहुत ही ज़्यादा प्रमुख नाम है, जॉन डेवी। ये जॉन डेवी साहब जो थे, जिस प्रकार से सुकरात ने आइडियलिज्म को जन्म दिया या बीज बोया और उसको पाला पोसा विकसित करने में जो समर्थ रहे वो प्लेटो रहे, उसी प्रकार से सीपी पियर्स ने इस प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म को जन्म दिया है। लेकिन जो पाला पोसा है, विकास किया है, विकसित किया है, फल फूल देने में इनकी जो भूमिका रही है, वो किनका रहा है? तो जॉन डेवी का। तो जॉन डेवी का जब रहा है, ये इनको समाजवादी भी कहा जाता है। तो अब आप देखेंगे कि ये प्रयोजनवाद, इसको बहुत सारे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि इसको प्रैग्मेटिज्म को जो है वो फलवाद कहा जाता है, फलवाद कहा जाता है, क्रियावाद कहा जाता है, व्यवहारवाद कहा जाता है। इस प्रकार से इसके बहुतेरे नाम हैं जो कि इसमें प्रयुक्त होता है। नैमित्तिकवाद कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो ये जो आपका क्रियावाद, व्यवहारवाद, फलवाद, ये सब जो नाम है, इसको उपयोगितावाद भी कहा जाता है, उपयोगितावाद। तो इसके अन्य बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें मुख्य रूप से, जैसे मैंने बताया कि सीपी पियर्स एक नाम आता है,
लेकिन उसको विकास करने में जो समर्थ रहे हैं वो जॉन डीवी का नाम आता है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इसमें से किसने जन्म दिया, तो हमेशा आप देखेंगे कि दोनों आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर सीपीपीएस रहेगा तो जॉन डीवी नहीं रहेगा, अगर जॉन डीवी रहेगा तो सीपीपीएस नहीं रहेगा। तो मुख्य रूप से आज के समय में इन्हीं को माना जाता है, जॉन डीवी को ही माना जाता है। जिस प्रकार से सुकरात बीजारोपण किए थे लेकिन आज के समय में प्लेटो का नाम आता है आदर्शवाद में, उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा इनका नाम आज के समय में आता है। तो ये याद रहे। फिर उपयोगितावाद, क्रियावाद, फलवाद, ये सब व्यवहारवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रयोजन है। प्रयोजन अर्थात इन्होंने कोई भी चीज़ों को पहले से आ रही वस्तु विषय को इन्होंने नहीं माना है। इनका सीधा कहना था कि भैया पहले में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, ये दुनिया जो है वो परिवर्तनशील है। अगर ये बिल्कुल जिस प्रकार से ये एक चक्के की तरह, एक साइकिल की तरह ये हमेशा क्या होता है, नाचते रहता है, नाचते रहता है, नाचते रहता है, उसी प्रकार से ये जीवन भी क्या है, वो उसका संघर्ष जो है वो हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। और उस संघर्ष के कारण क्या होता है, उस व्यवहार के कारण क्या होता है, कुछ नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। इसमें इसीलिए इसको परिवर्तनवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तनवाद। इसीलिए इसको परिवर्तनवाद, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे इसके अलग अलग प्रकार के नाम हैं। तो इसीलिए तो हमेशा ये संघर्ष जो चलता रहता है, जो दुनिया चलती रहती है, अर्थात कहने का मतलब है जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कि मैंने पढ़ाया और उस पढ़ाने के कारण आप में, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वही इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थात परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन, क्योंकि हमेशा ये दुनिया ही परिवर्तनीय है। हमेशा हर एक चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। जो 50 साल पहले की चीज़ थी, आज 50 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका है। आज जो चीज़ें हैं वो 10 साल बाद, 15 साल बाद और भी बहुत कुछ विकास हो जाएगा। अर्थात ये निश्चित रूप से हमेशा 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 परिवर्तनीय है ये दुनिया। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से दुनिया परिवर्तनीय है, उसी प्रकार से जो जीवन चक्र है उसका भी परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रकार से मानवीय गुणों में परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रकार से हर एक चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। इन्होंने ये माना कि जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर है हाँ, इसको प्रयोगवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद क्यों कहते हैं? अब जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर है, मैंने कह दिया कि मार्कर है, तो ये नहीं मानेंगे, ये सत्य को मानते हैं। ये जो महाशय हैं वो सत्य को मानते हैं। प्रयोजनवाद में सत्य को माना जाता है, लेकिन कैसा सत्य? जो प्रूव्ड हो सके, जो सिद्ध हो सके। ऐसे सत्य जो वास्तविक में प्रूव हो चुका है, अब हम कर देंगे तो ये मार्कर है, तो ये सत्य नहीं माना जाएगा। ये तब तक ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये सिद्ध नहीं हो। अब ये अगर मार्कर है, मैंने कहा कि हाँ मार्कर है, तो ये प्रयोजनवाद क्या कहेगा कि नहीं भैया, ये मार्कर जो है आप ठीक है कह रहे हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन आप इससे लिख के तो बताइए। तो जब हम इससे लिख के बताएंगे और ये देखेगा कि हाँ ये चल भी रहा है, तो ये प्रूव हो चुका है कि ये मार्कर क्या है, अर्थात बिल्कुल सही दिशा में है, ये सही वर्किंग में है, अर्थात ये काम कर रहा है। तो जब ये काम कर रहा है तो ये प्रूव हो चुका है, तो ये समझेंगे कि हाँ भैया ये सत्य है। अर्थात इस प्रकार के सत्य जो प्रयोग के दौरान वो क्या हो सके, सिद्ध हो सके, ऐसे सत्य को मानते हैं जो कि प्रयोग के दौरान वो सत्य माना जा सके, सत्य हो सके। और जो सत्य नहीं हो सकता है उसको, ऐसे सत्य को वो नहीं मानने को तैयार हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि अब पारलौकिक चीज़ों को हम क्या प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो वैसे सत्य को वो नहीं मानते हैं। तो जो ऐसे सत्य जो हमें प्रूव करके हमारी व्यावहारिकता में या हमारे उपयोग में वो समर्थ हो सके, हमारे गुणों में परिवर्तन ला सके, वैसे सत्य को ये मानते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इस नित्य बदलते हुए युग में मानव जीवन के मूल्यों में भी परिवर्तन होना चाहिए। क्या इन्होंने कहा कि इस नित्य बदलते युग में मानव
जीवन में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो क्योंकि जब हमें सत्य हम मान रहे हैं कैसा, जो कि प्रूव हो सके, तो जब हम ये दुनिया परिवर्तनशील है, उसी प्रकार से ये जीवन चक्र भी परिवर्तनशील है, मनुष्य भी परिवर्तनशील है। क्योंकि पहले जो कल हुआ था उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और कुछ नया सीखते जब हैं तो कुछ हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना, हमारे गुणों में परिवर्तन लाना क्या है, वो परिवर्तन है, और उसी को ये मानते हैं। इसीलिए इनका कहना है कि निश्चित कुछ भी नहीं है। इनका क्या कहना है, ये निश्चितता पर विश्वास नहीं करते। ये निश्चितता पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कुछ भी सत्य, मतलब पहले से सत्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है। आज ये मार्कर है, कल ये इसका इंक खत्म, मार्कर खत्म, कहानी खत्म। जीवन चक्र है, जीवन चक्र है, आज है और कल कौन व्यक्ति है या नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। इसीलिए हर एक चीज़ परिवर्तनीय है। तो परिवर्तन होते ही रहता है, ये चलता रहता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो चलता रहता है। मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार के साइकिल की तरह ये हमेशा जीवन चक्र चलते रहता है, हमेशा परिवर्तनशील होते रहता है। ये दुनिया भी क्या है, परिवर्तनशीलता की दिशा में काम करता है। तो इसीलिए इसी परिवर्तनशीलता को देखते हुए ये जो कहे हैं कि निश्चित कुछ भी नहीं है, तो जो तात्कालिक समस्या हमारी है, समस्या जो तात्कालिक समस्या है, उस तात्कालिक समस्या का तात्कालिक समाधान ही क्या है, वो एक प्रकार का परिवर्तन है। तो ये क्या मानते हैं, तात्कालिक समस्या का समाधान। क्योंकि निश्चित कुछ भी नहीं है। अब जब निश्चित कुछ भी नहीं है तो हमारे पास जो तात्कालिक समस्या है हम उसको देखेंगे, कि हम जो पहले से पड़ी आ रही समस्या है हम उसको देखेंगे। अब मान लीजिए अगर हमें अगर एकाएक अगर 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई एकाएक, तो हमें एकाएक पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ भी करके, कहीं से भी कुछ भी करके हम सबसे पहले 1 लाख रुपए की व्यवस्था करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि तात्कालिक समस्या है, उस तात्कालिक समस्या का समाधान हमें तात्कालिक रूप में ही करना है। इसीलिए हमें किसी भी जुगाड़ से हमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है, क्योंकि उसका समाधान हमें करना होता है। इसी प्रकार से हमेशा, जैसे आपको अगर शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनना है तो वो क्या है, आपकी तात्कालिक व्यवस्था, क्योंकि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, वो तात्कालिक, आपके लिए वो तात्कालिक ही व्यवस्था है। तो जब तात्कालिक ही व्यवस्था है कि आपको जीवन चक्र को चलाने के लिए या अपने जीवन को एक आधारशिला देने के लिए आपको जॉब चाहिए, तो आपके लिए वो तात्कालिक व्यवस्था है और उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो और गुणात्मक परिवर्तन के बाद आपकी जॉब की प्राप्ति हो, जिससे कि आपका समाधान हो जाए। तो उसी प्रकार से ये निश्चित, पूर्व से निश्चित कुछ भी चीज़ों को नहीं मानते हैं। तात्कालिक व्यवस्था पर आधारित जो भी उद्देश्य होते हैं उसकी पूर्ति में ये विश्वास रखते हैं। तो हर एक बाद में देखेंगे कि हर एक में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा हुआ करता है। तो इसमें भी होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें भी क्या है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। अब ये ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, इसमें इन्होंने कहा कि जीवन चक्र जो है, जीवन चक्र पर क्या है, परिवर्तनशील है। जब जीवन चक्र परिवर्तनशील है तो मनुष्य क्या है, मनुष्य अनेक क्रियाओं से युक्त है, क्रियाओं से। अब जब मनुष्य अनेक क्रियाओं से युक्त है, क्योंकि
उसकी आवश्यकताएं हमेशा पर डे चेंज होती रहती है और इस क्रियाओं के पीछे वो लगा रहता है। इसीलिए कुछ भी क्या है, कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं है। जब कुछ भी पूर्ण नहीं है तो ये जीवन हमेशा बनती रहती है। अब जीवन हमेशा बनती रहती है, इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ क्या है, पूर्ण नहीं है। अब हमेशा मनुष्य की जो तात्कालिक व्यवस्था भी होती रही वो परिवर्तनीय होती रहती है, हमेशा परिवर्तनशील होता रहता है। तो कुछ भी पूर्ण तो अपने आप में है ही नहीं। तो जब पूर्ण नहीं है तो तत्व हमेशा क्या होता है, हमेशा तत्व ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा तत्व जो है वो बनता रहता है, बनती रहती है। हर चीज़ एक का निर्माण होते रहता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया क्या कि प्रयोजनवाद बन रहा है। क्या है? ये बन रहा है में विश्वास करता है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में आता है कि बन रहा है अर्थात चलायमान है, अभी फिलहाल की स्थिति में चल रही है। ऐसी फिलहाल की स्थिति में चलना ही, क्योंकि परिवर्तन तो होता रहता है, इसी के कारण से बन रहा है। इनका जो एक प्रकार का आदर्शात्मक वाक्य है कि बन रहा है, चल रहा है, अभी चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो चूंकि ये जब प्रयोजनवाद ये परिवर्तनशीलता को मानते हैं तो क्या मानते हैं कि परिवर्तन के द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या है? ज्ञान मीमांसा है। ये परिवर्तन के द्वारा क्योंकि हमेशा ये परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वही क्या है? ज्ञान मीमांसा है। क्योंकि जब परिवर्तन हमेशा चलता रहता है, हमेशा की ये प्रक्रिया है कि परिवर्तन हमेशा चलती रहती है, तो इसी से प्राप्त जो उस समय में जो घटित घटनाएं होती हैं, जो समस्याएं आती रहती हैं, और उस क्रिया को उस क्रियाओं या उस समस्याओं के समाधान में जो हम अनुक्रिया करते हैं, हम अपना जो व्यवहार करते हैं, और उस क्रिया के द्वारा जो हमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, वही क्या है? तो ज्ञान मीमांसा है। फिर आचार मीमांसा को भी इन्होंने क्या कहा? परिवर्तनशीलता की दृष्टिकोण से परिवर्तनशीलता। तो परिवर्तनशीलता इन्होंने कहा कि जब हम क्या कर रहे हैं कि ये तत्व मीमांसा में आपने कहा कि मनुष्य अनेक क्रियाओं से युक्त है। इस अनेक क्रियाओं से युक्त में क्या होता है? विभिन्न समस्याएं आती रहती हैं। तो ज्ञान मीमांसा के द्वारा क्या कहा कि जब अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, वस्तु विषय घटित होती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, तो उस समस्या के द्वारा हम क्या करते हैं? जो प्राप्त ज्ञान होता है, अर्थात हम कुछ क्रिया करते हैं, वो ज्ञान मीमांसा है। और उस क्रियाओं के द्वारा जो हमारे व्यवहार में गुणात्मक अथवा अर्थात्मक या जिस प्रकार से भी परिवर्तन होता है, वही क्या काम करता है? तो इनका आचार मीमांसा का काम करता है। क्योंकि अगर हमें कुछ ज्ञान अगर मिल रहा है, तात्कालिक रूप से हमें ज्ञान मिल रहा है, तो उस ज्ञान से हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन के द्वारा मनुष्य अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, अर्थात सिचुएशन के अकॉर्डिंग समायोजित करता है। यही आचार मीमांसा भी कहता है इनका। इसी के कारण से इनका जो शिक्षण विधि पाठ्यक्रम, इसको इन्होंने नहीं माना। शिक्षण विधि पाठ्यक्रम को इन्होंने नहीं माना, क्योंकि पाठ्यक्रम कुछ भी निर्धारित तो नहीं ना है। अगर कैसे? क्योंकि हमेशा जीवन तो चलती रहती है। अब उसका जो भी समस्या आई उसके हिसाब से हमें समाधान करना होता है। तो जब समाधान करना होता है तो उसको हम देखते हैं, तो वही हमारा पाठ्यक्रम भी है। और जिस क्रिया के द्वारा, जिस शिक्षण के द्वारा हमारे अपने पाठ्यक्रम या अपनी समस्याओं का समाधान होता रहता है, वही विधि क्या है? शिक्षण विधि है। इसीलिए इन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। तो माना किस चीज़ को? शिक्षण उद्देश्य। क्या माना है? शिक्षण उद्देश्य।
अब शिक्षण उद्देश्य को इन्होंने माना है, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य क्या है? तात्कालिक है, तात्कालिक पद्धति। क्योंकि शिक्षण उद्देश्य जो भी होता है वो तात्कालिक रूप से आता है, जो भी, क्योंकि हमारे पास समस्या भी तात्कालिक रूप से आती है, और समस्या जब तात्कालिक रूप से आती है तो उसका उद्देश्य भी तात्कालिक रूप से हमें बनाना पड़ता है, और उसका समाधान भी हम क्या करते हैं? तात्कालिक रूप से ही करते हैं। इसीलिए इन्होंने शिक्षण उद्देश्य को तात्कालिक रूप से माना है। इसके बाद आता है कि आप शिक्षक को भी तो मानते होंगे, तो इनका जो कहना था कि तो जो शिक्षक हैं वो क्या हैं? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। ठीक है, ये पथ प्रदर्शक अर्थात मार्ग को दिखाने वाले जो हैं वो शिक्षक हैं। अर्थात शिक्षक का क्या काम है? कि किसी चीज़ का मार्ग दिखा दे। ऐसा नहीं कि वो अपने खुद से करने लगे और बच्चे एकदम से नहीं, ऐसा नहीं। छात्र को आप सक्रिय बनाएं, इनका ये कहना था। तो छात्र का जो रूप है, छात्र का क्या है? इसमें सक्रियता होती है। छात्र हमेशा इस प्रैग्मेटिज्म में वो हमेशा सक्रिय होता है, और ये जो शिक्षक हैं वो केवल पथ प्रदर्शक, अर्थात वो उन चीज़ों को दिखा दिए कि हाँ तुम्हें ऐसे करना है, लेकिन वो काम करेंगे नहीं, अर्थात वो तुम खुद से करके और सीखो। तो इसमें इन्होंने माना है कि विज्ञान में जो बताया गया है कि आओ खुद से करके सीखें, ऐसा जो व्यवहार है वो प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म कहता है कि आओ करके सीखें। तो इस पर इन्होंने बल दिया है कि आओ करके सीखें। तो पथ प्रदर्शक का काम होता है आपका शिक्षक का, छात्र इसमें पूरी तरीके से सक्रिय रहता है, क्योंकि काम सारा कुछ उसी को करना है। फिर इसमें आप विद्यालय देखेंगे, तो विद्यालय को इन्होंने कहा, क्योंकि प्रयोजनवाद में मैंने आपको नाम बताया था ये जॉन डीवी। तो जॉन डीवी का एक कथन है कि विद्यालय एक लघु समाज है। ये बहुत आता है कोटेशन कि विद्यालय एक लघु समाज है। तो हमेशा ये परिवार मतलब समाज को ये माने हैं, तो लघु समाज माना है, क्योंकि विद्यालय जो होता है वो लघु समाज है। तो छात्र उसमें क्या करने आता है? अपने जीवन चक्रों को पूरा करने के लिए, अपनी भूमिका को अदा करने के लिए यहाँ पर आता है। जैसे जिस प्रकार से नाटक होता है, तो नाटक में क्या होता है कि अभिनय करता है तो पात्र उसमें निर्णय करता है, तो पात्र अपना क्या करता है? पार्ट अदा करता है। उसी प्रकार से ये जो जीवन है उसमें जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्ट अदा करने आते हैं और पार्ट अदा करके जाते हैं। उसी प्रकार से जब भी कोई समस्याएं आती हैं तो अपना पार्ट उसकी भूमिका को अदा करना पड़ता है। किसके द्वारा? करने के द्वारा, उसको करके सीखने के द्वारा। तो हमेशा ये व्यवहार पर बल दिए हैं, क्रिया पर बल दिए हैं, उपयोगिता पर बल दिए हैं, और ऐसा ही ज्ञान भी उपयोगी है जो कि हमारे काम आए, ऐसा नहीं। तो इसलिए इन्होंने विद्यालय एक लघु समाज है, तो इसमें अनुशासन में क्या है? तो अनुशासन में इन्होंने आत्मानुशासन को माना है। आत्मानुशासन, स्वशासन। तो अनुशासन में इन्होंने आत्मानुशासन, क्योंकि वो जब खुद से करेगा, सब कुछ उसको खुद से करना है, तो खुद से करके ही वो सीख जाएगा। तो जब उसको पता होगा कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वो खुद से ही उसको खुद में ही उसको अनुशासन डेवलप होता रहेगा। क्योंकि ऐसे करने पर हमें गलत इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे नहीं करने पर हमें गलत इफेक्ट हमारे पर, मतलब हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो करके खुद से सीख रहा है। इसीलिए इसमें स्वशासन अपने आप में आत्मानुशासन आ जाता है, अपने आप में स्वशासन उसको आ जाता है। इसमें अलग से दंड या कुछ ऐसे विधान की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कम समय में आपने प्रैग्मेटिज्म को बहुत अच्छे से सीखा होगा। और इसी प्रकार से सीखने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है। और साथ ही
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।